फॉर्चुनेटली एक पर्सन ने मुझे, एक इलेक्ट्रिशियन ने, एक्चुअली मेरे घर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का मैं काम करने के लिए किसी को बुलाया, तो मैं उस इलेक्ट्रिशियन को बोला यार मुझे मिलाओ उन मैडम से। तो बोला सर एक सेमिनार में चलिए। वहाँ देखा तो वहाँ तो माहौल ही अलग था। मैं जब एंटर हुआ तब एक्चुअली में लोग डांस कर रहे थे। अच्छा, मैंने कहा यार ये कैसा बिजनेस है, ये कह रहे हैं कि भारत का युवा नपुंसक है, तो ये क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए पढ़ा लिखा इंसान फार्मिंग करेगा ना तो बहुत सारे किसानों को मदद कर सकेगा। किसान की थोड़ा रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी कम होती है, समझ भी थोड़ा स्टार्टिंग में कम होती है। तो 24 कंट्रीज में आज मैं प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पा रहा हूँ। इंडिया का प्रोडक्ट 24 कंट्री में आप बाहर भेज रहे यही हैं। मेरा सपना था जिसको मैं जीना चाहता था। और दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक बेहद खास मेहमान हैं जो कई रूप में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सेवा उन्होंने की है और कर रहे हैं। मैं पर्सनली उनसे बहुत प्रभावित हूं, तो आइए मिलकर स्वागत करें। टीपी तिवारी जी जयपुर राजस्थान से हमारे बीच में हैं। तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सर। आज फर्स्ट टाइम जो चैनल को हम लोग टीवी पे देखा करते थे, लाइक ना हमेशा मोबाइल पे देखते थे कि चैट विद सुरेंद्र वत्स कार्यक्रम, आपके बारे में तो खैर बहुत कुछ जाना, इंस्पिरेशन आप रहे और आज यहाँ आने का मौका मिला, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मुझे लग रहा है कि अब लग रहा है कि हाँ हमने कुछ अच्छा काम किया है। थैंक यू सो मच तिवारी जी। मुझे अच्छे से याद है, बहुत टाइम नहीं बीता है, हम बॉम्बे मिले और एक ही होटल में हम लोग थे और वो एक मुलाकात और हमारा डिनर उसी ने तय कर दिया था कि तिवारी जी जल्दी से जल्दी चैट विद सुरेंद्र वत्स पे होने चाहिए। आपके पास जो विजडम है वो अद्भुत है। मैं बहुत प्रभावित हुआ, तो मुझे लगा कि मेरे व्यूवर्स के पास में भी हो जाना चाहिए। तो ढेरों बातें करेंगे तिवारी जी हम आज। आपका सर वहाँ जो हेल्थ कॉन्शियसनेस जो मुझे दिखी डिनर के दौरान, मतलब जो डिशेस आपने स्पेशली जो ऑर्डर करके बनवाए, वो वाकई आपका हेल्थ कॉन्शियसनेस को दर्शाता है। मैं वाइफ को जाके बोला कि इस तरीके से आपको भी घर पे कुछ चीज़ें इस तरीके की डिशेस बनाइए, तो डेफिनेटली हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए सबको। यस, थैंक यू सो मच तिवारी जी। जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, देखिए बहुत बार हम एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि नहीं बाहर जाएंगे तो खाने पीने का कंट्रोल नहीं रह पाएगा, कैसे करें, मैं तो ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ। अगर आपकी प्रायोरिटी में चीज़ें आ जाती हैं तो फिर चीज़ें कैसे बदलती हैं, उसका एग्जांपल तिवारी सर आपको दे रहे हैं। हम लोग लेमन ट्री में थे मुंबई में, तो हमने जो वेटर था उसको बोला कि आप जो सेफ है मैन उसको बुलाइए। तो वो आया, तो हमने बोला कि यार हमने ना कुछ ऐसा रोटी चाहिए जिसमें अनाज, मतलब गेहूं नहीं होना चाहिए। तो वो ग्लूटेन फ्री रोटी बना के लाया। हमने कहा कि दाल बिल्कुल वैसी दे दो आप जिसमें छोंक नहीं चाहिए, कुछ बिल्कुल एकदम पीली दाल वो लेके आया। और कुछ फिर मिठाई भी ऐसी लेके आया कि हमने कहा कि उसमें दूध नहीं होना चाहिए और शुगर नहीं होना चाहिए। तो वैसी वो मिठाई भी बना के लेके आया। तो हर जगह हर चीज़ उपलब्ध होती है, बशर्ते कि आपका फोकस रहना चाहिए। और तिवारी सर तो आयुर्वेद में हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए, और आप कापी पेन लेके अगर बैठे हैं तो बहुत कुछ आपको लर्निंग आज होने वाली है। शुरुआत करते हैं तिवारी सर आपकी जर्नी से। जी सर, मेरा पूरा नाम तारा प्रकाश तिवारी है और मेरे पिताश्री वैद्य रामचरण जी तिवारी आयुर्वेदिक वैद्य हैं। बहुत ही पैशनेट, बहुत ही दिल से आयुर्वेद को करते हैं और आयुर्वेद को जीते हैं। गवर्नमेंट जॉब किया और रिसेंटली अभी तकरीबन 4-5 साल पहले रिटायर हुए। उनके बारे में बताना चाहूँगा सर, छोटी सी, जब आप किसी चीज़ से आप लगाव करते हैं ना, उस फील्ड में आप क्या कर सकते हैं। तो एक छोटे से हॉस्पिटल में फादर की पोस्टिंग हुई और उसमें 2 कमरे थे, मतलब टोटल हॉस्पिटल ही 2 रूम का साइज़ का था और उसके ऊपर टीन शेड हुआ करता था। मेरे फादर ने वो हॉस्पिटल में जब ज्वाइनिंग किया, उसके बाद उस हॉस्पिटल को तकरीबन 50 बेडेड हॉस्पिटल कर दिया, लोगों से फंडिंग करके। अच्छा, लोगों से ही सेवा कर करके वो जा के घर पे लोगों को पेशेंट दिखा करते थे, पेशेंट ठीक हुआ करते थे। आसपास में जो, क्योंकि दवाइयाँ इतनी नहीं मिलती थी, आज तो बहुत सारे हॉस्पिटल को इतनी फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन उस समय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इतना सप्लाई नहीं होता था गवर्नमेंट से, तो पेशेंट आते भी नहीं थे क्योंकि वहाँ कुछ मिलता ही नहीं था। तो मेरे फादर ने आसपास जो उगने वाली जड़ी बूटियाँ हैं उनको इकट्ठा कर करके और पेशेंट को देने लगे और उनको बताने लगे कि तुम अगर इस मेडिसिन को लेकर ठीक हो रहे हो, इस जड़ी बूटी को ठीक होने के बाद ये जड़ी बूटी और इकट्ठा करके ऐसा ऐसा दिखेगी, तुम्हारे खेत से लाके मुझे दो। ऐसा करते करते बहुत बड़ा हॉस्पिटल वो हो गया और बहुत अच्छी से उन्होंने पेशेंट की सेवा अभी तक कर रहे हैं और अभी बहुत अच्छी गौशाला चला रहे हैं, गाय की सेवा करते हैं और आयुर्वेद को बढ़ा रहे हैं। तो पारिवारिक बैकग्राउंड, एक्चुअली में परिवार में लगभग सभी लोग वैद्य हैं। तो वैद्य होने की वजह से ये सारी चीज़ें तो आयुर्वेद कहीं ना कहीं ना
नोइंगली अननोइंगली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ ही गया था। और इसी वजह से शायद मेरा प्लांट से रुझाव था, क्योंकि घर पे पेड़ पौधे ही रहते थे हमेशा। कभी गोक्षरू आया है, कभी घर में च्यवनप्राश बन रहा है, कभी चित्रघरी तकी बन रही है, बहुत सारी दवाइयाँ बनाते थे, अपने हाथ से बनाते थे। और मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे स्कूल टाइम में मुझे कंपाउंडर साहब बोला करते थे। अच्छा। क्योंकि मैं उनको कुछ जुकाम उकाम हुआ तो बता देता, सीतोपलादी ले लो, तालीसादी ले लो, अबरक बसम ले लो। तो वो लोगों को स्कूल कॉलेज के टाइम में मैं उनका एक्चुअल में एडवाइज़र हुआ करता था हेल्थ के बारे में। इसीलिए मैं एग्रीकल्चर में चले गया। बीएससी एमएससी मैंने राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से करी। यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा बीएससी एमएससी के दौरान। और फिर एक छोटे टाउन में रहते थे, जोबनेर एक छोटी जगह है जयपुर से 40 किलोमीटर दूर। अच्छा। वहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज राजस्थान का पहला एग्रीकल्चर कॉलेज था, और भारत के शायद शुरुआती एग्रीकल्चर कॉलेज में से एक था। तो वहाँ छोटी सी जगह में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, बस वहाँ एक ही था कॉलेज और हॉस्टल। और वहाँ से ये लगता था कि कहीं बाहर निकलें, क्योंकि कभी कभार हम जयपुर आते थे तो बड़ा बड़ा सिटी लगता था। और कभी ज़िंदगी में मतलब ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जयपुर से अजमेर कभी ट्रेन में बैठे होंगे, मेरे एमएससी करने तक के करियर तक, ईयर 99 तक मैं कभी मतलब ट्रैवल भी हमने कोई बहुत ज़्यादा नहीं किया। तो इच्छा होती थी, लोगों को देखते थे कि लोग बाहर जाते हैं, तो फिर मेरा कोशिश था। इसी कोशिश में बाई चांस पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा कि हैदराबाद में एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में कुछ कोर्स करवाता है। तो प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि प्लांट्स की हेल्थ के बारे में एक पूरा इंस्टीट्यूट बना हुआ है इंटरनेशनल लेवल का। सो व्हाई नॉट एक ट्राई करना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट तो था प्लांट में। तो मेरा एमएससी का जो रिसर्च वर्क रहा वो भी मेडिसिनल प्लांट्स में था। फैमिली बैकग्राउंड भी मेडिसिनल प्लांट या आयुर्वेद से रिलेटेड ही था। और हैदराबाद मैंने जाने का चांस लिया। फैमिली तो रेस्ट्रिक्ट कर रही थी कि नहीं जाना है, तो दूर जाके क्या करोगे, लेकिन मैं गया। और वहाँ जाने के बाद एक्चुअल में मेरे को और इन डीप समझ में आया कि एक्चुअल में हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या गलत हो रहा है हमारे साथ। फॉर एग्जांपल पहली क्लास में वहाँ पे जो इंट्रोडक्टरी सेशन था कि क्या इस कोर्स में होने वाला है, तो हमसे पूछा गया कि हल्दी के क्या बेनिफिट हैं। हाँ। सब लोगों ने बताया, मैंने भी बताया, मेरे पास तो और 50 रीजन थी। तो मैंने बताया कि स्किन की प्रॉब्लम, ब्लड प्योरीफायर, अल्जाइमर के लिए होगा, ब्रेन के लिए होगा, डायबिटीज़ के लिए होगा। तो वहाँ जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि ये सारी जो बीमारियों के आप नाम ले रहे हैं कि हल्दी खाने से आप प्रिवेंट कर सकते हो बीमारियों को या क्योर भी कर सकते हो, लेकिन ये सारी बीमारियाँ कौन से देश में नंबर 1 है, या विच कंट्री इज नंबर 1 इन ऑल दीज डिजीजेस। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल था, क्योंकि भारत लगभग सभी बीमारी में नंबर 1 था। अब तो उन्होंने सवाल किया कि जो आप बोल रहे हैं वो जहाँ भी पढ़ा है वहाँ गलत लिखा है। मॉडर्न साइंस भी बोल रही है, आयुर्वेदा भी बोल रहा है, और सारे वैज्ञानिक बोल रहे हैं, और ये सब कैसे हो रहा है। फिर हम तो हल्दी पैदा हुए तब से खा रहे हैं, इनफैक्ट बिफोर और बर्थ आल्सो वी आर कंज्यूमिंग टर्मरिक, राइट। तो फिर वहाँ समझ में आया, उन्होंने बताया कि हम जो जिस तरीके से खेती कर रहे हैं वो खेती का तरीका हमारा गलत हो चुका है, बहुत जल्दी प्रोडक्शन करने के चक्कर में। फॉर एग्जाम्पल हल्दी को अच्छी तरीके से कुरकुमिन जो मेन एक्टिव कंपाउंड है उसको बढ़ाने के लिए 2 साल तक खेती करनी पड़ेगी। जैसे एक बच्चे को पैदा होने के लिए टेक्स 9 मंथ, एक जनरली इतना पीरियड है, उसमें मेच्योरिटी आती है। वो मेच्योरिटी हल्दी में तब आती है जब 2 साल हो जाए, तब मैक्सिमम कुरकुमिन आ जाता है। एटलीस्ट 1 साल भी रखोगे तो वो ठीक ठाक आएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है सर, जहाँ ज़्यादा हल्दी हमें कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हो रही है, 3 महीने से 4 महीने में क्रॉप को निकाल के मार्केट में आ जाता है। 1 साल में जहाँ पे या 2 साल में एक फसल होनी चाहिए थी, वहाँ पे 4 से 8 फसलें ली जा रही है उसी ज़मीन में। तो ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो रही है। उसको कंपनसेट करने के लिए बहुत सारा यूरिया और डीएपी हमें डालना पड़ रहा है, नहीं तो फसल नहीं होगी। फिर जल्दी से साइज़ को बड़ा करना है और मेन्योर डालेंगे, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, अच्छा हाइब्रिड वैरायटीज़ काम में ली जा रही है हल्दी की भी। जैसे आज टमाटर हाइब्रिड आ गया, बड़े बड़े आ गए, उसी तरीके से हल्दी में हमको मालूम ही नहीं है। हम सोच रहे हैं वही मिर्च खा रहे हैं, वही धनिया खा रहे हैं। नहीं, जो धनिया आज के 40 साल पहले था वो वैरायटी नहीं खा रहे आप लोग, वो पुदीना नहीं खा रहे आप, सब हाइब्रिड्स आ गए, हाई प्रोडक्शन वाली। बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज बहुत सारे हाइब्रिड सीड तैयार कर रही है और वो हम लोग खा रहे हैं। खैर, तो प्लांट की खुद की इम्यूनिटी कमजोर है। फिर जो कुरकुमिन कंपाउंड है वो होना चाहिए था 8 से 12%, वो हो गया 0.4%। अरे, जो ज़्यादातर सैंपल इंडिया में अगर आज की तारीख में देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का डेटा है कि 0.4% से लेके हार्डली 0.5% या 6% मिलता है। अब वो हल्दी खा के तो आप ये सब बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते। साथ में उस हल्दी के साथ में बहुत सारे आपके केमिकल्स चले गए, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, राइट। तो ये कोर्स में मुझे लगा कि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये तो पूरा दिशा ही चेंज करेगा। तो 2 साल मैंने बड़े मतलब तालीमता से उसको समझा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था। बहुत इंटरेस्ट आता गया कि प्लांट्स को किस तरीके से ग्रो करना है। वो करते करते ही फिर आगे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज आई एग्रीकल्चर रिसर्च में। फॉर्चुनेटली जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ रहा था उस इंस्टीट्यूट से मात्र 4 किलोमीटर दूरी दूसरा इंस्टीट्यूट था, और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ICR का। तो वहाँ हम लोग जो है जूनियर साइंटिस्ट लग गए।
अच्छा लग रहा था, वहाँ भी सीखने को मिल रहा था। और मेरा इच्छा होता था कि और क्या काम करूँ, तो मैं एक डिपार्टमेंट, मेरी पोस्टिंग एक डिपार्टमेंट में थी, लेकिन मैं 3-4 डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा था। अच्छा। वहाँ जाता था, जो भी प्रोफेसर होते थे, HODs होते थे, कि सर आपके पास भी कुछ एक्स्ट्रा काम है। मेरा वाला काम तो रिसर्च वाला 2 घंटे 3 घंटे में सुबह हो गया, अभी सर खाली हूँ। तो बोलते थे, हमारा पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट था एक वहाँ पे। तो फसल को काटने के बाद क्या क्या उसको प्रोसेस किया जा सकता है, वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। जैसे एलोवेरा का जैम कैसे बन सकता है, एलोवेरा का जैम किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल होगा, एलोवेरा का फ्रूट बियर कैसे बन सकता है, या सॉर्गम को मिला के और मोरिंगा को मिला के कैसे हम लोग लड्डू बना सकते हैं हाई न्यूट्रिशन वैल्यू के, जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, प्रोटीन वैल्यू ज़्यादा हो। ये सब भी सीखने को वहाँ मिलता था। हालांकि वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन एडिशनली मैं वहाँ करता था, क्योंकि वहाँ एम्प्लॉइज़ की कमी थी, तो मुझे वो चांस मिलता था। और मेरा जो था वो मैं कर ही रहा था, बहुत कुछ सीखा। अब ये सब अच्छा चल रहा था, अकेला हैदराबाद में रहता था, शाम के टाइम बोर होता था, 6 बजे जनरली ऑफिस से वापस निकल जाते थे। तो ये रहता था कि क्या करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग तेलुगु और है ना, थोड़ा कल्चर भी डिफरेंस था। तो फॉर्चुनेटली एक पर्सन ने मुझे, एक इलेक्ट्रीशियन ने, एक्चुअली मेरे घर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का मैं काम करने के लिए किसी को बुलाया, एंड उसने मुझे बताया कि सर आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं एग्रीकल्चर रिसर्च में। तो सर आप तो फिर एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक हुए। मैंने कहा हाँ। तो सर आप हर्बल में कुछ काम करते हैं क्या? तो मैंने कहा ऐसा मेरा बैकग्राउंड है आयुर्वेद का। अरे सर बहुत अच्छा, आपके लिए बहुत अच्छा काम मेरे पास है। तो मैंने कहा क्या काम है? सर एक कंपनी है जिसमें हम लोग हेल्थ के बारे में सीखते हैं, लोगों को बताते हैं, और एक मैडम आई है जापान से, तो वो हैदराबाद में बहुत इस तरीके से सिखाती हैं हेल्थ के बारे में, और हम लोगों को ये सब बता के, और हमको जो है 15-20 हज़ार रुपया महीना आता है। लेकिन आप जैसे लोग, कुछ लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनको 2-2, 3-3 लाख रुपए भी आ रहे हैं। अच्छा। आई वाज अमेज्ड कि यार मैं, मतलब पूरा ज़िंदगी मेरिटोरियस रहा और मुझे कुछ 58,000 रुपये के आसपास मिल रहा है, और ये कह रहा है 2-3 लाख रुपए आता है। फिर उन्हें और ऐड किया कि कुछ डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, बहुत सारे आपके बैकग्राउंड के लोग भी कर रहे हैं। तो मेरा क्यूरियोसिटी बढ़ा कि यार हेल्थ के बारे में कुछ है तो, और मल्टीनेशनल कंपनी है तो कुछ एक्सपोजर मिलेगा। मेरा कोशिश रहता था कि जहाँ भी कुछ सीखने को मिले ना, वहाँ चिपक जाओ। तो मैं उस इलेक्ट्रिशियन को बोला यार मुझे मिलाओ उन मैडम से। तो बोला सर एक सेमिनार में चलिए। वहाँ देखा तो वहाँ तो माहौल ही अलग था। वो मैं जब एंटर हुआ तब एक्चुअल में लोग डांस कर रहे थे। अच्छा। मैंने कहा यार ये कैसा बिजनेस है, मतलब ये बोल रहा था हेल्थ का बात है, यहाँ तो लोग डांस कर रहे हैं, कुछ म्यूज़िक बज रहा है, फिर लोग अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो सारा 1 घंटे का सेमिनार सुनने के बाद, कौन से साल की बात है सर? ये सर ईयर 2000 की बात है। 2000। अच्छा ठीक है। सन 2000 में ये सब कुछ हुआ मेरी ज़िंदगी में। और वहाँ देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यार जो कुछ भी है, लेकिन ये लोग बड़े खुश हैं, अब बड़े अच्छे माहौल में लोग रह रहे हैं। तो मुझे अगर इनके साथ काम करने का मौका मिले तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मुझे इन सब से सीखने को मिलेगा, और अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं। फिर मैं मैडम से मिला, जिन मैडम के बारे में बात कर रहा था। मेरी लाइफ में सर तब तक मैंने इतना बड़ा घर कभी लाइफ में देखा नहीं था। उनका घर गया तो मुझे लगा कोई 5 स्टार होटल है। अच्छा। एंट्रेंस से लेके वहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर का जो है वो था, चारों तरफ गार्डन, और फिर अंदर जो उनका जो मेंशन था, विला था, घर, वहाँ गए, उनसे मिला। और जिस तरीके से उन्होंने हमें ग्रीट किया, मीटिंग में सिर्फ एक बार उन्होंने मिलाया था मेरे जो जिन पर्सन ने मुझे, इलेक्ट्रीशियन ने जो इन्वाइट किया था। तो वो इलेक्ट्रीशियन जब उनका बेल करता है तो मेन डोर से हम लोग अंदर जाते हैं, मैडम खुद अपना वो ओपन करती है, करी हाय अबिद हाउ आर यू, और बड़ा ऐसा मिल रही है जैसे मतलब वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो, फ्रेंड हो। और मुझे हेलो मिस्टर साइंटिस्ट हाउ आर यू, मैंने एक बार मिले थे 4-5 दिन पहले, अभी भी इनको याद है। देन शी इन्वाइटेड, और फिर ऐसे एक डाइनिंग टेबल था, वहाँ पे मैडम कुछ जो अपने बच्चे को फीड कर रही थी। तो उन्होंने कहा मिस्टर तिवारी व्हाट यू विल हैव, तो वो खुद कुछ कुक कर रही थी, तो कुछ ऑलिव और कुछ जैसे आपने होटल में ऑर्डर किया उसी तरीके का कुछ वो लेके आए। और फिर उन्होंने मेरे बारे में पूछा, पूरा अपना जर्नी बताइए, आप का बैकग्राउंड क्या है, कैसे करते हैं। फिर उसको मुझे उन्होंने गाइड किया, और तब से वो पहला दिन था मेरे सर, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। उससे पहले ये शब्द मेरी लाइफ में कभी भी मुझे सुनाई नहीं दिया था, ये क्या होता है कुछ मुझे आइडिया नहीं था। मुझे सिर्फ वो अच्छा लगा कि ये लोग अच्छे हैं, और इनके साथ रहने से शायद मैं कुछ सीखूंगा, ऐसा मुझे लगा। और बाकी तो फिर बाकी धीरे धीरे जैसे से हम लोग आगे बढ़ते गए, सीखते गए। सीखने का मेरा फोकस हमेशा था, मैं हमेशा, जैसे आपने कहा कि कॉपी पेन लेके बैठिए, तो वो मेरा एटीट्यूड हमेशा था, आज भी है। अभी रास्ते में भी आ रहा था तो मैं बुक पढ़ता रहा था, कुछ अच्छा लगा तो नोट्स बनाता जा रहा। तो वही वहाँ सीखने को मौका मिला, और इतना एक्सपोजर मिला, इतनी चीज़ें सीखने को मिली सर, कि ज़िंदगी में मैं सोच नहीं सकता था कि पहले साल में मेरा इनकम 10 लाख पे पहुँच जाता है। अच्छा, वाह, अच्छा। आई टुक 1 ईयर, और बहुत घूमे, और मतलब ऑफिस में मेरे जो बॉस थे, मेरे जो डायरेक्टर थे, प्रिंसिपल साइंटिस्ट,
तो उनको मैंने इस बिज़नेस में मेरे टीम में मेरे साथ जोड़ा, तो मुझे बहुत कोऑपरेट करते थे। हमारे बाहर के रिसर्च के टूर्स होते थे, विजिट्स, हाँ। तो विजिट्स में कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू के माध्यम से भी करियर राज ना खुल जाए, तो विजिट्स मेरे बना दिया करते थे सर कि तुम विजयवाड़ा का जो टूर है वहाँ रिसर्च फार्म पे जाके आना है, तो वहाँ विजयवाड़ा में हम प्लान बता के आ रहे हैं, बिजनेस करके आ रहे हैं। इस तरीके से खैर हुआ, इंटरनेशनल टूर भी हुए, बहुत कुछ सीखते गए और इतना ज़बरदस्त सीखने का मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। मैं जिम रॉन को बहुत फॉलो करता था सर, आज भी बहुत फॉलो करता हूँ। मैं उनके लिए पागल हूँ, मतलब मेरे लिए मेरे बहुत आइडल हैं, बहुत कुछ उनसे सीखना मिला। तो वो यही बोलते थे, थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज, थिंग्स टू गेट बेटर यू हैव टू गेट बेटर। तो मुझे यही लगता था कि हम अगर बेटर होते जाएंगे, मैं अगर मेरी टीम को बेटर करता जाऊँगा, खुद बेटर होता जाऊँगा, तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। तो बस हार्ड वर्क करते थे और लर्निंग सीखते सीखते इंडस्ट्री में 4 साल में रहा। 4 साल रहे। जिम रॉन का आपने फिजिकली सुना है? हाँ जी, फिजिकली मैं 3 बार सुना है सर। अच्छा, इंडिया से बाहर भी सुना, यूएस में भी सुना और इंडिया में भी सुना, बेंगलोर में। क्या बात है। सर एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, ना केवल सुना सर, जैसे हम लोग आज बैठे हैं वैसे मैं एक डिनर क्वालिफिकेशन के लिए क्वालिफाई किया था मैंने। अच्छा। तो जिमरॉन और हम जैसे पास पास में एक डिनर टेबल पे थे, तो मैं डिनर तो बहुत दूर की बात है सर, मैं उनके हर चीज़ को मूवमेंट को देख रहा था कि वो हाथ कैसे हिलाते हैं, यहाँ कैसे करते हैं, यूँ कैसे बैठते हैं, है ना। मैं वापस आके फिर मिरर में देख के ऐसा करते थे, जिमरॉन ऐसे बैठ, मतलब सर उस समय बचपना बोली है जो भी, लेकिन ऐसा लगता था यार ये लोग है ना ज़िंदगी में इतने तरक्की कर रहे हैं। और उस समय शायद उनका एज 76 या कुछ था, और इस एज में बताते थे कि वो बहुत ज़्यादा फिट हैं, मतलब थे भी। सब लोग बैठे रहते थे सेमिनार में और वो 6 घंटे तक लगातार खड़े हैं। तो वो भी एक इंस्पिरेशन थी कि यार हेल्थ बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जिम रॉन को जिन्होंने सुना है ना सर, उनको और कोई पसंद नहीं आता, इतने अच्छे स्पीकर थे वो और इतना अच्छा कंटेंट उनका था। दैट्स ग्रेट। तो 4 साल आप डाइट सेलिंग में, फिर डाइट सेलिंग में जब इतना सब अच्छा कुछ चल रहा था तो फिर बाहर कैसे हो गए? हाँ सर, ये है ना, वो कहता है कि ईश्वर ने कुछ लिखा होता है आपके लिए जिसके लिए आपको तैयार करता है। तो शायद वैद्य के परिवार में पैदा होना, एग्रीकल्चर में सारा एजुकेशन लेना, फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी को सीखना और फिर डायरेक्ट सेलिंग को सीखना, ये शायद मेरी डेस्टिनी का पार्ट था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत सुपर डुपर एक्साइटमेंट लेवल मेरा बहुत हाई था। मुझे एक मेरे मित्र थे, वो बहुत सारे लोग थे लेकिन जो मुझे जानते थे, तो मुझे इनवाइट करते थे बार बार कि तिवारी जी एक प्रोग्राम यहाँ पे होता है और स्वाभिमान भारत ट्रस्ट के नाम से एक संस्था है। अच्छा। वो संस्था अभी हैदराबाद में अपना कुछ काम शुरू कर रही है और वो जैविक खेती पे काम कर रहे हैं और स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं कि भारत किस तरीके से अपने स्वाभिमान को वापस से ला सकता है। तो मुझे वो शब्द है ना, भारत स्वाभिमान कैसे वापस लाएगा, ऐसा वो जब बोलते थे मुझे लगता था ये स्वाभिमान कहाँ खो रखा है भारत का। भारत तो अच्छा कर रहा है, हमारा देश तो तरक्की कर रहा है, सब कुछ है, तो ये भारत को स्वाभिमान कैसे दिलाएंगे, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक बार उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं हैदराबाद में, जो इंसान जो संस्था को उन्होंने फाउंडेशन किया, संस्था के संस्थापक हैं, वो हैदराबाद आ रहे हैं, अगर आप वहाँ आएंगे उनसे मिलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, एज ए डायरेक्ट सेलर उस समय मुझे ये लगता था कि जो मिले उसको मेरे साथ ही आना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए, टीम में जुड़ना चाहिए जी उसको। जी। तो मैं मतलब मैं बहुत ही बचपना बोल लीजिए, मैं नहीं जानता था उनके बारे में। तो मैं ये सोच रहा था कि उनके बारे में बताया गया कि लाखों लोग उनको जानते हैं और बहुत एजुकेटेड हैं, और तो मुझे लगा कि यार ये इंसान, क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन चल रहा था नेक्स्ट लेवल के लिए, अगर काश ये इंसान को मैं मेरी टीम में ला पाऊँ, क्योंकि मैं भी अच्छा ही काम कर रहा हूँ, मैं भी हेल्थ को ही प्रमोट कर रहा हूँ, तो ये भी इसको काम को कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आज मिलना चाहिए। तो ऐसा वो चांस मिला। लेकिन जब मैं उनके सामने बैठा तो सर मेरे सारे हथियार जैसे कृष्ण के सामने अर्जुन के सारे मतलब ना रख दिए उसने कि अभी प्रभु आप ही बताओ, तो वैसी स्थिति हो गई थी। क्योंकि उन्होंने कुछ बातें बोली, मेरा पहला सवाल यही था कि भारत का स्वाभिमान आप किस तरीके से क्या प्रोसेस कर रहे हैं। तो उन्होंने पॉज लिया और मेरे जो ऊपर से नीचे तरफ देखा। क्या कौन थे वो? भाई राजीव दीक्षित, सॉरी मैं उनका नाम कहना भूल गया। भाई राजीव दीक्षित जो है मतलब मेरे अभी भी है ना गूज बम आते हैं। वो इंसान ना, इंसान नहीं सर, मेरे हिसाब से तो, मेरी शब्दों में तो देवता थे। बहुत पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी थी, मुझे नहीं मालूम था इतने बड़े आइडियल है सर वो सबके लिए। उन्होंने जो चीज़ें बताई और भारत का स्वाभिमान किस तरीके से डगमगाया हुआ है और क्यों हमें वो स्वाभिमान वापस लाना है, वो सब चीज़ें बताई। वो पहला मेरा मीटिंग था, पहला मुलाकात थी। और उनसे मिलने के बाद मुझे पता नहीं कि उनका ऑरा ऐसा था कि मैं अट्रैक्ट हो गया। मैं जो कुछ कहना चाहता था, जो मेरे दिमाग में चल रहा था, वो सब भूल गया, बस सुनता रहूं। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने आयुर्वेद को लेके बहुत ज़बरदस्त वो काम करते थे। उन्होंने जो सर मूल जो चीज़ बोली जो मुझे अट्रैक्ट कर गई जी, वो बोला कि भारत की तिवारी जी सबसे बड़ी समस्या क्या है। मैंने कहा सर पैसा। हम तो सारे दिन यही बोलते थे भाई पैसा ज़रूरी है। बोला बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पैसा
इनकम या लोगों की ज़िंदगी, सभी चीज़ें तो पैसे से जुड़ी हुई है, तो पैसा ज़रूरी है, लेकिन ये पैसा भारत में कम क्यों है, ये अमेरिका में कम क्यों नहीं है, या और देशों में कम क्यों नहीं है? वहाँ तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें कर पाती है, डेवलपमेंट कर पाती है। हम हर बार में यही कहते हैं सड़क बनाना है, पैसा कम है, ये करना है, पैसा कम है। तो ये कहाँ से कमी कहाँ है, इसका सोर्स क्या होगा भारत की सबसे ज़्यादा? हाँ, तो मैं तो खैर कुछ बोल नहीं पा रहा, तो उन्होंने कहा भारत का 70% लोग आबादी आज किसान है, गाँव में रहते हैं। अगर हम लोग गाँवों को सशक्त कर दें, इन किसानों को मजबूत कर दें, जो कि हमारी 70% आबादी है, तो क्या होगा कि किसान का इनकम बढ़ेगा, और किसान के साथ में उन्होंने कहा जिस साल बारिश होती है उस समय देश की इकोनॉमी अच्छी बढ़ होती जाती है। है, yes। सब समझ लीजिए कि बारिश हुई तो मतलब किसान को फायदा हुआ, किसान को फायदा हुआ तो वो पैसा पूरा, क्योंकि 70% आबादी पैसा खर्च करेगी शहरों में आप लोगों के पास, जो भी व्यापारी हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पैसा नहीं तो आपके पास पैसा नहीं। दूसरा चीज़, माइग्रेशन सिटीज़ पे दबाव पड़ रहा है। आज आप जहाँ भी देख लीजिए, छोटे शहरों के, गाँव के जो लोग हैं वो शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, शहरों में दबाव पड़ रहा है। और गाँव में आज स्थिति होगी सर, गाँव में आपको लेबर नहीं मिलेगी, क्योंकि गाँव के सारे लोग तो शहरों में चले गए हैं। तो इसको करने के लिए हमको खेती को मजबूत करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि आपका जो बैकग्राउंड है कृषि से है, एग्रीकल्चर से है, तो आपने इस देश के लिए ऐसे कृषि में आप होते हुए आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया? वो सवाल मेरे लिए था। मैं तो कुछ तो कर रहा हूँ, लेकिन सही में देश के लिए कुछ कर रहा हूँ क्या? क्योंकि हम जनरली रिसर्च में सर, मैं बताना चाहता हूँ कि आज हो क्या रहा है सर, 90% तो काम ये हो रहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर रहता है एज ए बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय कि आप रिसर्च कंप्लीट करके दीजिए, तभी वो प्रोजेक्ट का पैसा आगे से सैंक्शन होता है। कुछ इंटरनेशनली फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ नेशनल फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं, तो प्रोजेक्ट को आपको टाइमली ख़त्म करना है। अब आपको रिसर्च करनी है तो हो सकता है 2, 4, 5 साल लगे। किसी रिसर्च को आप फाउंडेशन में नहीं डाल सकते, आप कितने समय में कंप्लीट करना है। yes। लेकिन क्या होता है कि आपको रिसर्च के लिए इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, कुछ और फंड चाहिए होते हैं, तो वो आपको कहते हैं ये कंप्लीट करो फिर नेक्स्ट तब मिलेगा, उसकी रिपोर्ट सबमिट करिए कहाँ तक आपने किया। अगर आप कहेंगे कि नहीं अभी तो हम कुछ रिपोर्ट देने लायक स्थिति में, तो फंड रुक जाएंगे। तो प्रेशर रहता था कि नहीं कंप्लीट करो। अब वो कंप्लीट करने के लिए चाहे डेटा हमने करके लिए हैं या कहीं से और से डेटा लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें वो करके, तो यार देश को तो वाकई कंट्रीब्यूशन करने वाला तो खास कुछ किया नहीं। दूसरा उन्होंने बोला कि हमारी कृषि जो पद्धति हो रही है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में क्या सिखाया जा रहा है, जैसे मैंने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन की, तो हमें बताया जा रहा है कि आपकी फसल में एक कीड़ा लग जाए तो साइपरमेथ्रिन डाल दीजिए और ये पेस्टिसाइड डाल दीजिए, इतना कम फसल बढ़ाने के लिए इतने किलो के इतनी बीघा में आप इतना यूरिया डालना है, डीएपी डालना है। तो हमें तो जहर वाली रासायनिक खेती सिखाया जा रहा है, और वही साइंटिस्ट लोगों को सिखा रहे हैं, जो हमने पढ़ा वही हम सिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी खेती को बदलना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड, एकीकृत जिसको खेती कहते हैं, जैविक खेती कहते हैं, उसके ऊपर करना पड़ेगा। अगर वो करेंगे तो हमारी देश की जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम जहर खा रहे हैं, जहर उगा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, उसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियां हो रही है। उन्होंने बताया कि भारत में 70% जो बीमारियां हो रही है हमारे गलत खाने की वजह से हो रही है। अब इस गलत खाने की वजह से हमको जो बीमारियां हो रही है उसके इलाज के लिए हम 70 से 90% दवाइयां इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो हम पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इवन यूरिया, डीएपी, अब बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मोनोक्रोटोफॉस, ये जितनी भी कंपनियां, बायर है, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो इंडिया में 80% एग्रोकेमिकल्स बेचती हैं। थोड़े समय के लिए मैंने बीच में बताना भूल गया, एक कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, एग्रोकेमिकल बेस्ड कंपनी में मैंने काम किया थोड़े समय, गवर्नमेंट जॉब मिलने से पहले। तो हमें मालूम है कि ये कितना ज़बरदस्त खतरनाक केमिकल्स इंडिया में आता है। तो पहले तो हम लोग केमिकल बेस इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर हम वो हाइब्रिड सीड भी इंपोर्ट कर रहे हैं, या यहाँ पैदा कर रही है वो कंपनियां, फिर वो बीज उगा रहे हैं, वो जहरीले रसायन वाले, फिर लोग खा रहे हैं और फिर बीमारियों, 70% दवाइयाँ इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक मोटा मोटा फिगर उन्होंने दिया था उस समय कि भारत देश की जो आर्मी है उसके लिए बजट की समस्या रहती है। कहीं कहीं हम भी पढ़ते थे कि हाँ ये सब समस्या है। तो भारत देश की आर्मी का जितना बजट है उससे 8 गुना 10 गुना बजट हम दवाइयाँ आयात करते हैं। तो हम दवाइयाँ आयात कम करेंगे तो हमारे देश को खुशहाली होगी, और सारे चक्रव्यूह को उल्टा करना पड़ेगा। जो सिस्टम हम चला रहे हैं ना उसको वापस बैक गियर में डाल के खेती को ठीक करना पड़ेगा, केमिकल मंगाना बंद करना पड़ेगा, रासायनिक खेती बंद करके जैविक खेती करेंगे, लोग अच्छा खाएंगे, अच्छा बीमार ना होंगे, 70% बीमारियां कम होगी, 70% इंपोर्ट कम होगा और इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तब मुझे समझ में आया कि यार फिर एक चीज़ और उन्होंने बोली। मैंने कहा, उन्होंने बताया, मेरे जो व्यक्ति थे जिन्होंने इंट्रोडक्शन कराया, कि एक ये मल्टीनेशनल कंपनी के जो अमेरिका बेस्ड है उसके लिए भी कुछ ये काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा भारत देश में स्वास्थ्य के बारे में जानकारी कम पड़ गई थी तो आप अमेरिका से ला रहे हैं जानकारी।
तो वो भी मुझे मतलब जवाब देने की स्थिति में तो नहीं था, क्योंकि मेरे फादर तो आयुर्वेद से हैं, तो मैं तो जानता था कि आयुर्वेद में बहुत कुछ है। ऐसे करके अब मैं 2 दिन तक घर आने के बाद ना, मेरे 2 दिन के बाद एक बड़ा इवेंट था जिसमें मुझे एज अ चीफ गेस्ट मुझे मेरी टीम को या बाकी सब टीम को एड्रेस करना था। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का बहुत बड़ा इवेंट था। हाँ अब एक्चुअली में 2 दिन तक मैं सो नहीं पा रहा, मेरा दिमाग एक्चुअल में उनके प्रति बार बार आकर्षण हो रहा है ना, बार बार मैं जब भी सोचूं उनकी बात याद आ रही है। हाँ तो मैं अगर कैरियर के रूप में भी देखूं तो मैं ये सोच रहा था कि एग्रीकल्चर में इतना स्कोप है, तो क्यों ना मैं इस एग्रीकल्चर की प्रोसेस में इसको आऊं मैं, और इसी में इतना बड़ा कैरियर बन सकता है कि भारत में तो हजारों, एक गोक्षरू का एग्जांपल और उन्होंने दिया था कि तिवारी जी दुनिया का भयंकर प्रॉब्लम में से एक डायबिटीज है, और डायबिटीज की वजह से आपका किडनी का प्रॉब्लम आता है। तो भारत बोला एक ऐसा देश है जिसमें गोक्षरू पैदा होता है, एकमात्र किडनी की ऐसी दवाई है जो भारत में पैदा होती है। दुनिया में 1 ग्राम भी गोक्षरू कहीं पैदा नहीं हो सकता, पुनर्नर्वा कहीं पैदा नहीं हो सकता, भूमि आंवला कहीं पैदा नहीं हो रहा है। ये 3-4 जड़ी बूटियां पूरी दुनिया की किडनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। उस समय वो बता रहे थे कि तकरीबन 16 लाख भारतीय डायबिटीज की वजह से 1 साल में मर जाते हैं। बड़ा फिगर था, मतलब आज तो चलो कोविड झेलने के बाद हमको लग रहा है कि लाखों लोग मरते होंगे बीमारी से, लेकिन उस समय 16 लाख प्रति वर्ष मर जाते थे। आज तो बहुत बड़ा फिगर हो गया डायबिटीज की वजह से, ऐसे किडनी की वजह से। बताया कि ये गोक्षरू का काढ़ा पी लें तो 15 दिन के अंदर क्रिएटिनिन 4 है तो 2-3 तक आ सकता है, और पी लेंगे तो 1 तक आ सकता है। मेरे लिए सरप्राइज था, क्योंकि मेरे फ्रेंड थे डॉक्टर धनराज रेड्डी हैदराबाद में, तो उनका बड़ा हॉस्पिटल था, वो मेरी टीम में थे। तो वहां वो बोलते थे कि भाई किडनी का पेशेंट एक बार हुआ तो बस हुआ, डायबिटीज हुआ तो हुआ। ये कह रहे हैं कि 15 दिन में उसको रिवर्स कर देंगे। 15 दिन नहीं, 3 महीने में हो जाएगा तो बड़ी बात है। तो मुझे लगा अगर इस गोक्षरू का और ये जड़ी बूटियां बोल रहे उसका मैं कुछ बना दूं, कि मैं फूड प्रोसेसिंग पे भी काम करता था, तो $1 बिलियन की कंपनी बनाई जा सकती है। तो मैं क्यों धीरे धीरे फिर संपर्क बढ़ा, और उनके 4-5 प्रोग्राम मैंने अटेंड करे, और इनके एक प्रोग्राम में मैं गया, वहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ थी, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन 80-90 हज़ार तो लोग होंगे, और लोग उनके पैर छू रहे हैं। पैर तो छूना दूर की बात, वो जहाँ से जा रहे थे उस मिट्टी को लगा के सर पे लगा रहे थे ऐसा। तो मुझे लगा कि यार ये इज्जत, ये शोहरत तो बहुत मुश्किल है ये कमाना। मतलब हमको लग रहा है कि हमको बहुत सम्मान मिल रहा है, लेकिन ये तो गजब का सम्मान है। तो मुझे अट्रैक्शन हुआ धीरे धीरे, और फिर मैंने भारत स्वाभिमान की सदस्यता ली, फॉर्म मैंने भरा, और मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी गई, तो मैंने कुछ जिम्मेदारियां ली। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं कि जहां मौका मिले कुछ मिल जाए। घर में भी कुछ काम होता है, तो हमारे शादी ब्याह भी तो मैं 50 काम ले लेता हूँ, कि ना हर चीज़ में कुछ एक्सपीरियंस मिलता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जैविक खेती के बारे में आप कुछ लोगों को बताना चाहेंगे, किसानों को बताना चाहेंगे। तो मैं जो भी पढ़ सकता था, थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज था वो बताने लगा, सीखने लगा। बहुत सारे किसानों के संगठन से हम लोग मिलते थे, और धीरे धीरे उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए कि एक दिन मुझे पता नहीं जो भी हुआ डिसीजन, तो मैंने कहा कि आज से मैं इस कंपनी को नहीं कर पाऊंगा, और मैं पूर्ण रूप से अपने आप को स्वदेशी मूवमेंट का हिस्सा बनाऊंगा। अच्छा। और मेरे देश के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि जिम रॉन भी बोलते थे कि अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए कुछ करेंगे तो वो काम ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि सिर्फ आपका इंडिविजुअल कुछ पर्सनल बेनिफिट हो रहा है, पर्सनल गेन हो रहा हो, उसके बजाय अगर वैसा काम करें जिसमें पर्सनल गेन कम है लेकिन सोसाइटी को गेन ज़्यादा होने वाला है, सो दैट शुड बी योर प्रिफर्ड चॉइस। और भगवान कृष्ण की गीता में ही बोलते हैं कि आप जितने ज़्यादा लोगों को कर सके। तो मुझे लगा कि यार इस प्रोसेस में जैसे राजीव भाई कर रहे हैं उतना नहीं तो थोड़ा बहुत मैं करूँगा, तो मैं भी लोगों तक पहुँचूंगा, और मैं इसको ऐसे बिजनेस भी खड़ा करूँगा। कैसे होगा नहीं मालूम था, लेकिन मैंने अपना रेजिग्नेशन कंपनी को लिखा, और मेरी कंपनी के लिए वो शॉकिंग इन्फॉर्मेशन थी। कंपनी के जो नेशनल हेड थे उनसे भी मेरी अच्छी मित्रता थी, जो भी लोग थे हमारे अपलाइन। बड़ा ये कठिन दौर था, क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा आप डायरेक्ट सेलिंग में हो जाते हैं, लोगों से प्यार होता है, डाउनलाइंस होते हैं बहुत सारे। तो खैर अगले 2-3 महीने में अच्छी खासी इनकम भी आ रही होगी सर। उस समय इनकम तो मतलब बहुत बड़ी इनकम थी मेरी लाइफ में, कभी उस समय मैं सोच भी नहीं सकता था। मतलब मुझे लगता था मैं डिजर्व जितना करता था उससे ज़्यादा मिलता था, बहुत ज़्यादा मेहनत तो करते थे, लेकिन इस तरीके की इनकम पॉसिबल नहीं थी सर। मैं बहुत ही मतलब ना मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, उससे भी मध्यम वर्ग में भी आप कुछ और नीचे करना चाहें तो। क्योंकि अच्छा एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जो आज मेरा पैशन बन गया है। मैं देखता था मेरे पिताजी को, वैद्यों को, क्योंकि मैं और जो लोगों को देखता था जो व्यापारी हैं, जिनके पिताजी या एलोपैथी के डॉक्टर एक हुआ करते थे हमारे वहीं पे जहाँ पे मैं रहता था, उनके बच्चे कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते थे, ज़्यादा उनके शौक पूरे हुआ करते थे, उनको साइकिल भी उनके पास थी। तो हमें लगता था यार ज़िंदगी में 12th तक आते आते जो कुछ बनना है ना, वैद्य नहीं बनना है कभी, क्योंकि वैद्यों के पास पैसा कम होता, ऐसा मेरा सोचना था उस समय। लेकिन अब तो सोच बदली है। तो मुझे लगा कि यार बिजनेस ही करना चाहिए,
क्योंकि और नौकरी भी करनी पड़ी तो वैद्य तो नहीं करना है, क्योंकि वैद्य में देखता था फादर इतने लोगों की सेवा कर रहे हैं, मतलब दवाई बनाना, उसको 4 घंटे 8 घंटे उस पेशेंट के लिए दवाई बनाना, दूसरे दिन उसको 300 रुपये में दे देना, मतलब आपका कितना मेहनत लगाओ, हम पूरे परिवार वाले लग रहे हैं उसको, च्यवनप्राश को पका रहे हैं, और बाकी दूसरे प्रोफेशन में लोग आसानी से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आज मुझे सर राजीव जी से मिलने के बाद ये समझ में आया कि हमारे देश के जो गुणी लोग हैं, जो मेहनती हैं, ईमानदार हैं, आयुर्वेदिक वैद्य हैं, उनको कैसे आगे लाया जा सकता है। ऐसा कुछ भी हमें करना पड़ेगा, वो तभी होगा जब लोगों को आयुर्वेद के प्रति निष्ठा होगी, उनको तभी सम्मान मिलेगा सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक होंगे। तो खैर मैंने वो संस्था को पूर्ण रूप से छोड़ दिया और बड़ा इमोशनल विदाई हुई सब लोगों से। आज भी खैर बहुत मेरे डाउनलाइंस बहुत सक्सेसफुली अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिलेशन हैं। और मैंने अपना जो गवर्नमेंट जॉब था, एक दिन यहाँ जाने के बाद दूसरे दिन एक पत्र रेजिग्नेशन मेरे बॉस को भी मैंने दिया कि अच्छा, सर मैं गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दिया, डायरेक्ट सेलिंग में छोड़ दिया। अभी 2 दिन में मैंने सारा कुछ ये कंप्लीट किया और फिर वापस आके पढ़ना शुरू किया। बहुत सारी किताबें मैंने राजीव जी के पास बहुत सारी हुआ करती थी, वो कुछ और चीज़ें वो बताते थे, ये तो पढ़ना शुरू किया। और फिर क्या करना है वो मैंने डिसाइड किया कि मैं कृषि करूँगा, वापस से ऑर्गेनिक फार्मिंग में करूँगा और जैविक खेती से औषधीय पौधों की खेती करूँगा, क्योंकि जैविक खेती से सिर्फ मैं अनाज उगाऊंगा तो शायद मैं ज़्यादा अभी इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं ला पाऊंगा, लेकिन चूंकि बीमारियां ज़्यादा है उसका मैं समाधान दूंगा तो शायद मेरा जर्नी थोड़ा सा आसान होगा। ये मेरा उस समय सोचना था, क्योंकि जो डेटाज उन्होंने बताए कि डायबिटीज़ की वजह से इतने मर रहे हैं। भारत को एक आर्टिकल छपा था, इंडिया कंट्री ऑफ इनफर्टाइल यूथ। तो राजीव दीक्षित कहते थे कि भारत का युवा इतना मजबूत है और ये कह रहे हैं कि भारत का युवा नपुंसक है। तो मतलब ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा डाइट, बहुत सारी चीज़ें सर, घंटों इस पर बात हो सकती है, वो सब समझ में आया। तो मुझे लगा कि औषधीय पौधे ही लगाता हूँ। अश्वगंधा मुझे ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अश्वगंधा मुझे समझ में आया कि यार ये हमारे देश में करना चाहिए, क्योंकि मेरे राजस्थान में नागौर एक जगह है, नागौरी अश्वगंधा पूरी दुनिया में फेमस थी। आज भी नागौरी अश्वगंधा बहुत कम होती है, लोगों ने उस एरिया में खेती करना बंद कर दिया। नागौरी अश्वगंधा की वैरायटी दूसरी जगह हो रही है, नागौर में नहीं हो रही है, दूसरी जगह हो रही है, लेकिन नाम उसका नागौरी अश्वगंधा वैरायटी है। तो वो अश्वगंधा बहुत अच्छी मानी जाती है, मैं जानता भी था मेरे पिताजी की वजह से। तो मैंने वो अश्वगंधा की खेती करी, लेकिन तब तक रिजाइन करने तक और उस कंपनी तक छोड़ने का सारे प्रोसेस को अगले 6 महीने मेरे परिवार में किसी को नहीं मालूम था। अच्छा, ओके, इतना बड़ा डिसीजन आपने ले लिया अकेले अपने दम पे? जी, किसी को मैंने उस समय इन्वॉल्व नहीं किया, बताया भी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था मैं बताने के बाद कर नहीं पाऊंगा। क्योंकि बहुत सारी फिर चीज़ें हो जाती है। और मैंने हैदराबाद बैंगलोर हाईवे, उस समय मैं हैदराबाद चले गया था जिससे मैंने बताया, तो वहाँ पे मैंने जो भी कुछ मेरे पास पैसा था, जो भी कुछ थी, सबसे बेस्ट से बेस्ट मैं कैसे अच्छी से अच्छी खेती कर सकता हूँ वैसा मैंने कोशिश किया। बहुत अच्छा सा मैंने शुरू के 4 महीने तो ट्रैक्टर ही चलता रहा ज़मीन के ऊपर। मैंने कुछ 70-75 एकड़ मैंने ज़मीन जो है वो लीज पे ली थी, लॉन्ग लीज पे, बाद में कुछ खरीदा भी। और उसको मैंने पूरी सॉइल को मतलब एक तरीके से पूरा चेंज किया पूरी, क्योंकि वो तो सब पेस्टिसाइड वाले ज़मीनें होते हैं। साउथ में स्पेशली पानी काफ़ी है तो सर पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, नॉर्थ में फिर भी कम है। तो वो सारी ज़मीन को रिवाइव किया, उसको जिंदा किया। राजीव दीक्षित कहते हैं ये मृत ना मिट्टी है, मिट्टी मर चुकी है, अब तो इसमें वेंटिलेटर पे लगाया जा रहा है यूरिया डाल के, तो उसको जिंदा करना है। जिंदा कैसे होगी, जब उसमें ऑर्गेनिक मैटर जाएगा, कार्बन जाएगा। तो फिर बहुत सारा वर्मी कंपोस्ट, बहुत सारी काली मिट्टी और सब ला के उसको डेवलप किया। और उसके बाद सर मुझे 2 साल की मैंने फसल ली, क्योंकि मैंने वही पढ़ा था, और मैंने शानदार अश्वगंधा की फसल उगाई। मतलब देखने लायक था कि लोग उसको देखे तो नजर लग जाए, ऐसी अश्वगंधा और ऐसी जड़ें मोटी मोटी आई। और मैं बड़ा खुश था, क्योंकि 2 साल तक सिर्फ पेशेंस बस लगाना, खेत को देख के बड़ा खुश हो जाना। और मैं बहुत समय खेत में ही रहता था, तो देख देख के मन खुश होता था कि यार बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब इसको हम इस जड़ी बूटियों को अब बहुत सारी कंपनियों को देंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आयुर्वेद में, सब लिस्ट बना के बैठा था, इनसे मिलना है और ये इतना टन ले लेंगे, तब अपना ख्याली पुलाव या मेरी कैलकुलेशन चल रही थी। और मैं इस खेती को बहुत सारे युवाओं को सिखाऊंगा, ये मेरा ड्रीम था कि मैं इसी प्रोजेक्ट में लाला के बहुत सारे लोगों को, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को, कि आप जॉब पे मत जाइए, आप फार्मिंग करिए। क्योंकि देखिए पढ़ा लिखा इंसान फार्मिंग करेगा ना तो बहुत सारे किसानों को मदद कर सकेगा। किसान की थोड़ा रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी कम होती है, समझ भी थोड़ा स्टार्टिंग में कम होती है। तो हम इनोवेटर्स लाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे, फिर वो खेती को आगे बढ़ाएंगे और उनका बाईबैक हम खरीदेंगे। थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी था मुझे, मैं शायद उस समय 8-9 बार इंडिया से बाहर भी जा चुका था। तो मुझे ये भी समझता कि पूरी दुनिया में स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, तो अश्वगंधा जरूरत पड़ेगी, पूरी दुनिया में वीकनेस और इस तरीके की चीज़ें। लेकिन जब मैंने फसल मेरी तैयार हो जाती है, तब तक मैं पैसा मेरा जब जितना था लगभग ख़त्म कर चुका था इस प्रोसेस में, क्योंकि लगातार 2.5 ईयर नॉट ए सिंगल पैली, मेरा इनकम का सोर्स 0 था और मैंने कभी सोचा भी इनकम के लिए।
करते गए और फिर जिन कंपनीज की लिस्ट बनाई थी उनके साथ सैंपल लेके इंडिया के बेस्ट जो लैब है SGS वगैरह उनसे मैंने टेस्टिंग करवाई, पैक किया, सैंपल पहुंच गए कि सर ऐसा ऐसा मेरा बैकग्राउंड है, ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरा फार्म है, फार्म विजिट करिए और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है और विदाउट पेस्टिसाइड, ये सब मेरा ऑर्गेनिक फार्मिंग है। विदारिन कंपाउंड जो इसका अश्वगंधा का है वो ये आता है। अप्रिशिएटेड, वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है, ये तो विदारिन इतना कैसे आ सकता है, उनके लिए सरप्राइज था क्योंकि कभी ऐसा सैंपल आया नहीं था। तो मैंने जब प्राइस कोट किया तो उन्होंने कहा ओ हो, मुझे लगा ऐसा क्या मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं तो बहुत कम मार्जिन लेके चल रहा था और दूसरा मेरा था कि इतना तो मिलना चाहिए था कि हमारे किसान मेहनत करें। तो उन्होंने कहा प्राइस तो बहुत हाई है, क्योंकि ये प्राइस पे हम लेंगे ना तो इम्पॉसिबल है कि हम इंडिया में सेल कर सकें। मतलब इतना बड़ा कंपनी कहती है सेल नहीं कर पाएंगे, कितनी सेल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी प्राइस जो है उसके अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल की हमारी प्राइस फिक्स है। हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमको प्राइस देता है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को, कि ये प्राइस पे आप प्रोक्योर करिए। अभी मैं कैसे परचेज कर सकता हूँ, क्योंकि आप तो 4 गुना ज्यादा बोल रहे हैं। मैंने कहा मेरी प्राइस हाई है या मेरा क्वालिटी को कंपनसेट नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा क्वालिटी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन हमारे बजट के सूट नहीं कर रहा। चलिए ठीक है, मुझे लगा हो सकता है इनको सूट नहीं कर रहा होगा, इनका बजट मार्केटिंग का जरूरी होगा, ज्यादा होगा। तो मैं लगातार 4 महीने पूरे भारत में घूम रहा हूँ, एक से दूसरी जगह जा रहा हूँ, लेकिन सब जगह जाने का लगभग यही सा जवाब था कि ठीक है चलो आप कह रहे हो तो एक बात ऐसा करिए कि 1 टन आप भेज दीजिए, थोड़ा यूज करके देखते हैं। तो फिर मैंने कहा सर पेमेंट वगैरह नहीं, वो देखते हैं 2-3 महीने के बाद देखते हैं, एक बार आप थोड़ा सा भेजिए। ऐसा कुछ जगह दिया भी मैंने, लेकिन मेरे पास तो टन और ट्रक भरे हुए थे, ये 1-1 टन 500 किलो से तो मेरा कुछ होने वाला नहीं था। तो सर 6 महीने ऐसे ही बीत गए जर्नी के और समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। मुझे लगा कि अब जब मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस इतना आ गया कि मैं अपने इंस्टॉलमेंट, मैंने तब फ्लैट खरीद लिया, गाड़ी, तो आप समझ सकते हो डायरेक्ट सेलिंग में आप ना टॉप ऑफ द स्काई जिंदगी जीते हो, तो अब वो नहीं कर पा रहा हूँ। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि सर इस सब के प्रोसेस में मेरा एंगेजमेंट भी हो गया। मेरी फैमिली का ये था कि नहीं अब तो ये करना। अच्छा, उनको लग रहा है कि ये सब बहुत अच्छा ये सब चल रहा है, क्योंकि बीच बीच में जब मैं घर आता था तो बहुत महंगे महंगे गिफ्ट और इंटरनेशनल ट्रैवल के फोटोज, ये वो, तो मतलब पूरी फैमिली में मतलब एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। अब मैं क्या बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जड़ी बूटी बिक नहीं रही है, कर्जा चढ़ने वाला है। खैर, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि यार ये बहुत मुश्किल है। और उसी टाइम फिर मेरा शादी भी हो गया और 4-6 महीने निकल गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ, क्या करूँ। हैदराबाद वाइफ को लेके गया, वाइफ देख रही है कि ये घर में ये जड़ी बूटियाँ रखी हुई है, ये रख रहा है, ये कर रहा है, आदमी कर क्या रहा, समझ ही नहीं आया उसको। 4-5 दिन तो समझ में नहीं आया कि है क्या ये सब सिस्टम। खैर, एक एक्सीडेंट हुआ मेरा और वाइफ का। हम लोग जयपुर से वापस आए थे, फिर जा रहे थे किसी फंक्शन से, तो गाड़ी हमारा पलट गई, तो चोट वोट लगी, कुछ सामान वामान हमारा जो है पब्लिक के लिए भाग गई और ऐसा। तब एक्चुअल में फैमिली को पता चला सारे प्रोसेस की, मेरी ये क्या जी रहा है, क्या कर रहा है, तब सारी चीज़ें सामने आई और फैमिली वहाँ आ गई कि बोला ये सब जो है ना, तुम ऐसा करो जयपुर चलो, ये सब बंद करो इधर, जब तुम्हें जॉब ही नहीं करना है तो जयपुर हमारे पास रह के करोगे। मेरे इन लॉज, मेरे फादर, सबका ही था। एनी हाउ, तो मैंने, अब समझ में नहीं आया उस समय कि यार मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। वापस आ गए, 1-2 महीने रुके, फिर मैं वापस हैदराबाद की इतनी सारी लाइब्रेरीज है सर, बहुत बड़ा फार्म था, सब था। तो 4-5 महीने लगे, मैंने उसको सारे को बंद किया, डिसाइड ये किया कि मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, मैं अपना खुद प्रोडक्ट बनाऊंगा, क्योंकि लोग डिजर्व करते हैं अच्छा प्रोडक्ट लेने के लिए। क्योंकि जिस प्राइस पे ये सेल कर रहे हैं ना, उस प्राइस पे तो मेरा रॉ मटेरियल सुटेबल है। कहीं ना कहीं ये मिस्टेक कर रहे हैं, क्यों इनका प्राइस ऐसा आ रहा है, मैं इस प्राइस पे तो मैं इससे बेटर प्रोडक्ट सेल कर दूंगा। मैंने ये सोच के और अपना सारा वहाँ से वाइंड अप किया, वापस जयपुर आया। अब शुरू ऐसी चीज़ से करना जो बहुत सस्ता भी हो, सीधा मैं लोगों के घर तक पहुँच सकूँ। तो राजीव जी एक बात बोला करते थे, गेहूं का जवारा अमृत है, दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान इससे मिल सकता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ होल फूड, न्यूट्रिशियस फूड है। अगर एक गिलास किसी को गेहूं के जवारे का रस पिला दो तो पूरा बॉडी उसका रिवाइव हो सकता है। तो मुझे लगा कि यार गरीब से गरीब आदमी इसको पी लेगा। भारत में आज भी सर लगभग साल की 7 लाख महिलाएं मर जाती है हीमोग्लोबिन कमी की वजह से, और सिर्फ गेहूं के जवारे का आधा ग्लास रस पी लो ना सर, टच वुड, साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये 7 लाख महिलाओं को बचा सकते हैं। पर पता नहीं क्यों इस सब चीज़ों के ऊपर काम नहीं हो रहा। खैर, तो मैंने एक छोटा सा प्लॉट जो है उस पर गेहूं के जवारे का वीट ग्रास लगाना शुरू किया जयपुर में आके। तब मैंने कोई वो हाई प्रोफाइल काम नहीं किया जो मैंने वहाँ किया था। मैंने एक प्लॉट लिया, प्लॉट के ऊपर एक मिट्टी विट्टी मैंने डलाई, कुछ कंपोस्ट डलाया, उसके चारों तरफ फेंसिंग कराई, गेहूं लगाने का काम, फावड़ा चलाने का काम, पानी पिलाने का काम, सब कुछ मैं ही कर रहा था। जो प्लॉट था उसके ऊपर वहाँ पे पानी का कनेक्शन नहीं था,
तो पास में एक नर्सरी हुआ करती थी, उस नर्सरी से सुबह 10 बाल्टी और शाम में 10 बाल्टी। आप समझ सकते हैं कि जून के महीने के अंदर राजस्थान के अंदर आप अच्छा कंफर्ट हम एक लाइफ जैसा जी रहे थे ना, वो बिल्कुल कंफर्टेबल थी। और अब हम बिल्कुल ऐसा कर रहे थे, तो लोग भी हंसते थे, क्योंकि कई लोगों को जो उन्होंने मेरे बारे में जानते थे तो कहते ये क्या करने लगे हो। और कुछ लोग मजे लेते थे, तिवारी जी कितना टन गेहूं पैदा होगा आपके खेत में? खेत क्या बताइए, 300-400 गज का प्लॉट है। तो खैर जो भी सुनते थे मैं इग्नोर करता था कि मुझे जो करना है करना ही है। मैंने वो लगा खुद अपने आप से नहीं लगता था कि यार ये क्या मैंने गलत डिसीजन ले लिया, इतनी अच्छी लाइफ थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ये क्या कर रहा हूँ अभी? नहीं सर, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा एक पल के लिए भी। मुझे लगा कि ठीक है, ये तो पार्ट है, ये होगा ही होगा, क्योंकि आगे जाके तो सब कुछ ठीक होने वाला है। और नहीं, ये क्यों, कैसे श्योरिटी थी कि आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा? सर मुझे जो मैं डेटास देखता था और वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में मैंने जो बुक, जब मैं आया था जब डायरेक्ट सेलिंग में, तब भी मैं बहुत कुछ पढ़ता था और पूरी दुनिया की हेल्थ की कंडीशन समझ में आती थी कि ये वेलनेस इंडस्ट्री और का क्या होने वाला है। द वेलनेस रिवोल्यूशन करके पॉल पिजर का मैंने बुक पढ़ा। बाकी मेरा जैसे मैंने कहा ना, मेरा पढ़ने का अभी भी शौक है, तो डेटास में निकालता रहता हूँ। वो मुझे समझ में आया, ग्लोबली जब प्रॉब्लम है, हाँ, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है, भारत के अंदर आज 70% दवाइयाँ हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। मुझे मालूम है अच्छे से कि डायबिटीज़ आयुर्वेद से ठीक हो सकती है, ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो सकता है, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें ठीक हो सकती है। तो क्यों नहीं हो रही है अभी लोगों से? कहीं तो उसमें गैप है, वो एक गैप मैं फील कर सकता हूँ। ये मुझे समझ में आया कि देयर इज अपॉर्चुनिटी। अब ठीक है, प्रोसेस तो करना पड़ेगा। अगर मैं आज 200 करोड़ लगा दूंगा उस समय, तो मैं बिजनेस बहुत फास्ट बढ़ा लूंगा। लेकिन चूंकि मुझे एक्सपीरियंस लेना और ना मेरे पास इतना पैसा है, ना मुझे कोई इतना बड़ा लोन देगा, तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। 1-2 साल में सारा कुछ हो जाएगा। मुझे मालूम था कि जब हमने डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस खड़ा कर दिया था सर, तो ये भी हो ही जाएगा। वहाँ मुझे हैदराबाद में कोई नहीं जानता था, नॉट ए सिंगल पर्सन, क्योंकि मैं बिल्कुल वहाँ के लिए लैंग्वेज और सब कुछ अलग था। लेकिन वहाँ भी सब कुछ ठीक हुआ। तो मैंने क्या किया सर, एक पार्क में गया। पहला दिन मेरा बिजनेस का, मेरा 10 दिन के बाद मेरा ग्रास तैयार हुआ, उसको मैंने काटा, मिक्सी में जूस बनाया। अब पार्क में जाके बैठ गया, वहाँ पे बैनर लगाया क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और लीफलेट मैंने बनाया। लीफलेट में मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी साइंटिफिक, कि ईयर इतने में ये रिसर्च हुई जिसमें व्हीट ग्रास लेने से ये बेनिफिट हुआ। डॉक्टर एन विगमोर को मैं कोट करता था, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट है। हमारे यहाँ थोड़ा फैंसी अमेरिकन साइंटिस्ट के नाम लिखो तो लोगों को और ज़्यादा होता है। उन्होंने बहुत रिसर्च करी है व्हीट ग्रास के ऊपर। दुनिया में सबसे ज़्यादा काम उन्होंने डॉक्टर एन विगमोर ने किया है। बहुत सारे थैलीसीमिया पेशेंट को, 1 लाख से ज़्यादा थैलीसीमिया पेशेंट को उन्होंने हेल्प करी है व्हीट ग्रास थेरेपी से। तो वो मैं कोट करता था। लोग पूछते थे कि आप क्या करते, तो मैं बताता था मेरा बैकग्राउंड है। लोग सोचते थे यार ये पढ़ा लिखा बंदा ये क्या कर रहा है, तो मैं बताता था कि मैं राजीव भाई से मिला हूँ और उसके बाद से मैं कर रहा हूँ मेरी जर्नी। तो लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया सर। पहले दिन मैं 2 ग्लास 10 रुपये यानी कि 20 रुपीज़ का सेल करके आया था। तो वहाँ से जब घर आया तो मतलब मेरी वाइफ ने कहा कैसा रहा आज, है ना। तो मुझे लगा कि ये बोलेगी कि इतना मेहनत से तूने व्हीट ग्रास लगाया, उसको उगाना सर आप अगर करके देखेंगे तो आसान नहीं है, और गर्मी में तो बिल्कुल नहीं है। उसको आके मैं एक लगभग 15 ग्लास के आसपास बना के लेके गया था, और 2 ग्लास सेल हुए। वाइफ भी इन्वॉल्व थी इस प्रोसेस में। उसको लगेगा इतना मेहनत किया और ये सेल नहीं हुआ, तो मैं उसको पूरे को पी गया। जो 2 ग्लास सेल हुए, बाकी का मैं पूरा पी गया। और वापस आके जो मेरा लूज मोशन हुआ सर, डिटॉक्सिफिकेशन बहुत हाई ग्रेड का हो गया। क्लोरोफिल इतना डाइजेस्ट करना आसान नहीं है। तो वाइफ कहती मैं समझ के तुम क्या करके आए हो आज। तो अगले 3 दिन तक लूज मोशन होते रहे। एनी हाउ, तो कंटिन्यू किया। और जयपुर शहर में सर हमने 1000 कस्टमर बेस हमने खड़ा कर दिया। अच्छा। जिनके घर में फ्रेश व्हीट ग्रास सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, 7 बजे से 1 मिनट ऊपर नहीं, इस टाइम में हम लोग डिलीवर कर दिया करते थे। लोगों से रिलेशन बना, और मैंने हेल्थ पॉजिटिव वेलनेस क्लब एक बनाया अपना, जहां लोगों को बोलता था कि आप मेरे क्लब में आप जुड़िए, मैं आपको फ्री कंसल्टेशन दूंगा जो मुझे मालूम है, और जो नहीं मालूम है आयुर्वेदिक वैद्यों से, कुछ वैद्यों की मैंने टीम बनाई थी कि मैं आपको मंथली इतना चार्ज दूंगा, मैं आपको पूछूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा क्या देना है, बाकी मैं दूँ। इस तरीके से धीरे धीरे ये क्लब आगे बढ़ता गया, और धीरे धीरे आगे बढ़े। और 2007 में आके मैंने जो है एक वृत्तिका अर्बोटेक मैंने कंपनी बनाई। मेरी डॉटर का नाम वृत्तिका है। अच्छा। उसने मतलब बहुत वृत्तिका जो मेरी बेटी है वो इन्वॉल्व थी जब पेट में थी तब इस व्हीट ग्रास जूस को बनाने में, है ना। वो सारा जर्नी शायद उसने देखा, इसलिए उसको बहुत कुछ समझ में आता है इस चीज़ को। तो खैर वहाँ से मैंने शुरुआत करी। एक कमरे में छोटा सा जगह से मैंने लिया, और वहीं से मैंने जहाँ व्हीट ग्रास लगाता था वहीं एक छोटा सा टीन शेड बना के वहाँ शुरू करा। फिर थोड़ा, है ना, एक 200-300 गज में मैंने कंस्ट्रक्शन किया, 1 फ्लोर। और अभी करते करते सर ये 2007 से लेके अभी तक राजस्थान के हर ज़िले में तो हम लोग पहले 2 साल में ही पहुंच गए थे।
जा जाके हम लोग वही कैनोपी लगाते थे, कैंप लगाते थे। एग्जीबिशंस मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट करने का अच्छा तरीका है। तो जहाँ भी इवेंट होते थे, प्रगति मैदान पर कोई इवेंट छोड़ता नहीं था। नेशनली इंटरनेशनली जाने लगे, 2-3 साल के बाद इंडिया से बाहर जाने लगे। और इन शॉर्ट अभी हम लोग 23 कंट्रीज, और इनफैक्ट कल से, मतलब जस्ट कल ही हमारे उज्बेकिस्तान से नया अच्छे क्लाइंट हमारे साथ जुड़े हैं। तो 24 कंट्रीज में आज मैं प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पा रहा हूँ। इंडिया का प्रोडक्ट 24 कंट्री में आप बाहर भेज रहे यही हैं। मेरा सपना था जिसको मैं जीना चाहता था, और यही राजीव दीक्षित जी का सपना था कि भारत में बाहर से पैसा आना चाहिए बजाय जाने के बजाय, तभी हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, हमारे देश को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो वो मुझे पहला बार जब मेरा रशिया से पैसा आया ना सर, बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे लगा कि रूबल देगा मुझे बैंक, मुझे नहीं मालूम था सर ना कैसे इंपोर्ट होता है कैसे एक्सपोर्ट होता है। तो मैंने बैंक में जा के पूछा, मैडम मेरा पैसा नहीं आया अभी तक। वो पहला पेमेंट था इंटरनेशनल जो था। तो मैडम ने कहा कि नहीं, उसका प्रोसीजर होता है, आप सारा दीजिए, जो डॉक्यूमेंट आपने भेजे ना, शिपिंग बिल ये वो सब दीजिए। उससे मैं रोज जाके बैंक खड़ा होता था, कब आएगा पैसा, बोला ये सब ट्रांसफर होके फिर आ रहा। अब चलो, मैंने कहा, वो ने कहा आ गया पैसा, तो मैंने कहा दे दीजिए। तो बोला आप वो फॉर्म चेक फिल कर दीजिए। चेक फिल किया, उन्हें कैश में दिया, वो अपना इंडियन करेंसी दिया। मैंने कहा मैडम रूबल आया है मेरा। मैंने उसने बोला, तो कहती नहीं तिवारी जी ऐसा। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि एक्चुअल में ऐसा होता है। तो ये करेंसी इंडिया गवर्नमेंट के पास में रहती है, जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं। अभी बड़ा खुशी होती है सर, प्राउड फील होता है कि मैं जब एक्सपोर्ट करता हूँ तो भारत सरकार के पास में फॉरेन रिजर्व बढ़ जाता होगा, ऐसा मुझे लगता है। राजीव दीक्षित जी बोलते थे कि हम लोग रशिया से तोपे मंगाते हैं, बहुत सारे फाइटर जेट मंगाते हैं, जर्मनी से मशीन्स मंगाते हैं, यूएस से दवाइयाँ मंगाते हैं, लेकिन जब मैं आज एक्सपोर्ट करता हूं तो मुझे लगता है कि यार अगर हमने वहां से रफेल खरीदा ना, तो फ्रांस से मैं भी फ्रांस को आज दे रहा हूं, तो कुछ तो लेके आ रहा हूं। मतलब भाव आता है कि देश सेवा ये भी एक प्रकार की, मुझे देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर लगता है सर कि ये देश के लिए कुछ तो हो रहा है। ग्रेट। आज बहुत बड़ी कंपनी है सर आपकी, इंडिया में भी काफी सारी कंपनीज को देते हैं प्रोडक्ट आप। जी सर, हम भारत में जो भारत के लीडिंग जो ब्रांड हैं, सबसे पहले हमने पतंजलि से शुरू किया। पतंजलि को देते हैं आप? हाँ, पतंजलि के लिए एलोवेरा जूस, पतंजलि के लिए कुछ प्रोडक्ट हमने शुरू किए। फिर बैद्यनाथ एक कंपनी है जो कि बहुत बड़ा आयुर्वेदिक कंपनी है, और राजस्थान से उनका पारिवारिक बैकग्राउंड है, लेकिन अभी अलग अलग जगह पे, झांसी पे है, नागपुर में है। तो उनके लिए जो है मैंने कुछ उनको बोला कि सर आप कुछ जूस वगैरह लॉन्च करिए, क्योंकि वो तो आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है, भस्म है, ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा सर जूस लॉन्च करिए। कहा हमारा तो इस तरीके का मैंने कहा सर थोड़ा करिए, तो 200-500 बॉटल तो एक बार लीजिए। तो थोड़ा सा मैंने उनको दिया, उनके एम्प्लॉइज़ ने पिया, उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तो अच्छा है। मार्केट में देना शुरू किया, और अभी अप्रोक्सीमेटली डेली का लगभग मुझे मान के चले कि 20,000-25,000 बॉटल मैं बैद्यनाथ को भी बनाता हूँ। ये लास्ट 12 साल की जर्नी है, 12-13 साल की बैद्यनाथ के साथ में, और एक फैमिली जैसा रिलेशन बन गया है। प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करते जा रहे हैं, प्राइसेस को बिल्कुल कंट्रोल कर रखा है। तो उसके लिए भी बहुत सारे स्टेप उठाए। तो आज मेरे पास अप्रोक्सीमेटली इंडिया के 40-50 बड़े ब्रांड है सर, जिनके लिए आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। हाँ जी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाता हूँ, स्पेशली जूसेस में ज़्यादा बनाता हूँ, और एलोवेरा पे मेरा ज़्यादा फोकस रहा है। बिकॉज राजस्थान में सर ना, हम लोग तो रेगिस्तान के रहने वाले लोग हैं, पानी कम होता है, तो राजस्थान की इकोनॉमी को बेटर करने के लिए ना एलोवेरा बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ बिल्कुल रेगिस्तान जमीन के अंदर अगर पानी भी नहीं है, साल में एक बार तो बारिश होगी, ईश्वर तो करेंगे, वहाँ पे एलोवेरा लगा के छोड़ के आ जाइए पौधा, भगवान इंद्र वहाँ पानी डालेंगे और एक फसल निकल जाएगी। उस एक फसल से 1 बीघा से आप 40,000 रुपये तो निकाल देंगे। क्या बात। तो ये मुझे अच्छा लगा। तो एलोवेरा मैं सारी कंपनियों को मैं प्रमोट करता हूँ कि आप लॉन्च करिए, जो भी कंपनी कर रही है सबका अच्छा सेल हो रहा है। अब तो खैर 200 के आसपास प्रोडक्ट बनाते हैं, नॉट ओनली इंडियन कंपनीज, मैं इंडिया के तो ज़्यादातर टॉप ब्रांड शायद ही कोई बचा होगा सर, जितने भी आप नाम लेंगे तो कोई ना कोई ब्रांड। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है सर आपने, मतलब सबके पास मैं गया हूँ सर, खुद बैग उठा के एक कंपनी में मैं गया हूँ, सैंपल पिलाए हैं। आपकी कहानी है ना तिवारी सर, वो बच्चन साहब जैसी लगती है कि जीरो से हीरो गए, बिल्कुल टॉप पे गए और फिर एक बार नीचे आ गए और फिर दोबारा से ऊंची ऊंचाई पे हैं आप। कोशिश ही है सर कि मेरा तो ड्रीम है सर, मैं वर्ल्ड के जितने बड़े ब्रांड्स हैं हाँ, उनको मैं भारत की जड़ी बूटियाँ से बने हुए प्रोडक्ट उनको मैं दूं, क्योंकि ये सब लोग सेल करेंगे ना, पूरी दुनिया में आयुर्वेद पहुंचेगा। और रशिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ में मिलके काम कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे आयुर्वेद को बढ़ाने का भी काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट एक रशियन कंपनी तैयार हुई है, वो आयुर्वेदा को लेकर कुछ कोर्स शुरू करी, क्योंकि जितने लोग आयुर्वेद को जानेंगे ना सर, जैसे इस्कॉन में हुआ, प्रभुपाद पहुंचे,
मुझे लगता है कि जितना आयुर्वेद के बारे में लोग जानेंगे ना, उतना ज़्यादा कंजप्शन बढ़ेगा आयुर्वेद का। यस यस वेरी है ना। अभी क्या हो रहा है, वहाँ पे सिंगापुर में जाइए, कहीं भी जाइए, जापान में मल्टीविटामिन, ये वो सब चीज़ें, वो सब सिंथेटिक ही खा रहे हैं। ठीक है, विटामिन खा रहे हैं, बॉडी कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन जड़ी बूटियों का बना हुआ विटामिन सी के टैबलेट के बजाय अगर आंवला खाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, साइंटिफिकली प्रूवन है। बशर्ते कि वो आंवले की क्वालिटी बिल्कुल एकदम प्योर हो। हाँ, वो वाला केस ना हो जाए कि उसमें आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड कम हो गया। तिवारी सर, हमारा जनरली 25 मिनट का एक एपिसोड रहता है, जी, जी। इंटरव्यू रहता है, लेकिन ये बहुत लंबा हमने किया और अब तक हमने इस बारे में बात नहीं की कि आप दोबारा डाइट सेलिंग में कैसे आए और अभी आपके क्या सपने हैं, क्या विज़न है। अगले एपिसोड में हम लोग उसको शूट करेंगे। आपने समय निकाला सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप इंडिया के लिए और इतनी अच्छी सोच के साथ में कर रहे हैं। राजीव दीक्षित से आप बहुत प्रेरित हैं, तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्दी दोबारा एक इंटरव्यू शूट करेंगे और आपका जो विजडम है वो फिर व्यूअर्स के सामने रखेंगे। थैंक यू, एक बार फिर दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये थे टीपी तिवारी सर, जयपुर राजस्थान से, एक बहुत बड़े विज़न के साथ में आयुर्वेद को न केवल मात्र इंडिया में अभी तो पूरे विश्व में फैलाने की मंशा के साथ में काम कर रहे हैं। डाइट सेलिंग में वापस कैसे आए, क्या विज़न है डाइट सेलिंग को लेके, बहुत जल्दी एक अगले एपिसोड का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।